अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज है हफ्ता और आज वो दिन है कि जब इमरान खान साहब की तरफ से एक जलसे की कॉल दी गई है। तो पेशावर में एक बड़े जलसे का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर मुल्क भर से काफ़िलों को दावत दी गई है कि तमाम शहरी इसमें शिरकत करें। तो आज जलसे की चांद रात मनाई जा रही है और ये चांद रात कैसी गुजर रही है उसके मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। जलसे का मकसद क्या है, क्या इससे इम्पैक्ट होगा, इस पे बात होगी। और उसके साथ साथ फिर जो दौरा अमेरिका चल रहा है उसकी बड़ी खुशियां चढ़ी हुई थी इस रजीम को, लेकिन किसने इन खुशियों पर पानी फेर दिया, इसके ऊपर आपको तफसील बताएंगे और साथ में कुछ फ़र्क समझाएंगे कि एक आज़ाद मीडिया और कंट्रोल मीडिया का फ़र्क कैसा होता है। और ये बात अब खुद इस रजीम के लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल एक बबल में अपने आप को बंद किए हुए हैं और इनको लगता है कि शायद सारी दुनिया में इसी तरह के रज़ी दादा और इसी टाइप के जो लोग हैं वही शायद सहाफ़ी होते हैं। तो जब किसी आज़ाद सहाफ़ी से सामना होता है तो फिर उसके बाद उनके साथ क्या सलूक होता है वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो रही है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और फिर मरीम नवाज़ जो कि बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि जी बड़ा उन्होंने मईशत में कोई कमाल कर दिया है और किसी से पैसे भी नहीं मांगेंगी और इतने प्रोजेक्ट्स भी लगाएंगी, सैलाब ज़दगान की मदद भी करेंगी, लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगी। तो ये सब कैसे फिर हो रहा है आपको बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी चांद रात से, क्योंकि आज है 27 सितंबर और हफ्ते का अब आगाज़ हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवायत रही है कि जलसा कोई बहुत बड़ा जलसा रखा हो, इवेंट रखा हो, तो उससे एक रात पहले ही उसके इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए और फिर वहाँ पे लोगों का जोश व खरोश बढ़ाने के लिए ओवरऑल तो वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। मुख्तलिफ रहनुमा भी वहाँ पे दौरा करते हैं। तो इसी तरह की चांद रात जो है वो उसको कहा जा रहा है आज की रात को भी, और मनाई जा रही है वो इस अंदाज से कि बहुत अहम जो इनके वज़रा हैं वो भी यहाँ पहुँचे, पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पहुँचे, अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुँचे, इमरान खान साहब की तीनों बहनें यहाँ पहुँची और यहाँ पर आके इन सब ने जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया। अली अमीन गंडापुर पहुँचे तो उन्होंने अनाउंस किया कि जी कल बहुत ज़बरदस्त कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब इस तरह की वैसे उनकी बातों पे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आमतौर पे बड़के ही होती हैं, सरप्राइज़ कोई ख़ास कभी मिला नहीं। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा बहुत खुश थी और उन्होंने जब देखा कि इतना अच्छा इंतज़ाम है तो उन्होंने कहा कि कल ये जगह छोटी पड़ जाएगी और इतने लोग आएंगे मुल्क भर से, और वो बड़ी खुश थी कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और इस जलसे के लिए सब मुत्तहिद होकर मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो काफ़ी वो खुश नज़र आ रही थी। इसी तरह लाहौर से बहुत से लोग आए हुए थे, पंजाब से लोग आए हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब को शिकस्त देने वाली रेहाना डार साहिबा, उमर डार साहब यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इसके अलावा कराची से एक बड़ा काफ़िला जो हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में निकला था कल, वो भी पहुँच चुका है और आज जलसा गाह में भी मौजूद था रात को। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी काफ़िला चल पड़ा है जी, वो भी पहुँच रहा है। मुख्तलिफ और ज़ाहिर है शहरों से भी काफ़िले निकलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कल सुबह निकलेंगे और पहुँचते चले जाएंगे। और पंजाब के लिए ख़ास तौर पर आलिया हमज़ा साहिबा की बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं और जलसा गाह के एंट्री पॉइंट्स पर पंजाब के जो मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स, MNA MPAs हैं, उनकी बाकायदा हाज़िरी भी लगाई जाएगी कि कौन आया है कौन नहीं आया। तो वहाँ पर जो पंजाब के लोग हैं उनको बाकायदा ऐसा लगता है कि एक स्कूल टीचर की तरह जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। तो आलिया हमज़ा साहिबा ने यहाँ पे ज़रा सख्ती की हुई है कि कोई किसी किस्म की सुस्ती ना दिखाए और पहुँचे ख़ुद भी और अपने कारकुन भी लेके पहुँचे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो PTI के यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और वज़ीरा हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मीना खान आफरीदी ने आज बड़ी मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त एक रैली निकाली। उन्होंने एक मशल बरदार रैली निकाली पेशावर में, जिसके विजुअल्स बड़े खूबसूरत लग रहे थे। रात के वक्त मशलें लेकर लोग बाहर निकले हुए थे और बेसिकली उनका ये कहना था कि ये अमन के लिए हमने रैली निकाली है और मोबिलाइजेशन के लिए भी निकाली है। तो चूँकि इस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब का भी ये कहना है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आपने एक इकट्ठ दिखाना है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कोई ऑपरेशन नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए और इसलिए वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज़ ही कहीं ना कहीं अमन के जुलूस और मुजाहरे और धरने वगैरह का सिलसिला जारी है और आज भी स्वात के एक इलाके में जो है इसी तरह से एक इकट्ठ था, मुजाहरा था। इधर मीना खान आफरीदी ने भी ये अमन के लिए ही एक मशल बरदार जो रैली थी वो निकाली हुई थी।
तो ये एक माहौल तो बहरहाल बन गया है। और आखिरी रात सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी अच्छी कैंपेन नज़र आ रही है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब का AI जनरेटेड एक जो मैसेज है वो भी जारी किया गया है। इसके अलावा इस पूरे जलसे के लिए जो पूरी एक यानी तकरीब की तैयारी है उसमें ये देखा जा सकता है कि इस दफ़ा जो बड़े बड़े बैनर्स हैं या पेनाफ्लेक्स लगाए गए हैं उसमें इमरान खान साहब की सिर्फ तस्वीर लगाई गई और किसी की तस्वीर नहीं लगाई गई। अलबत्ता एक साइड पर एक बहुत बड़ा पेनाफ्लेक्स है जिसके अंदर पिछले 3 सालों के दरमियान जो PTI के कारकुन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर भी इकट्ठी करके उनको सलाम पेश करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, तो उनकी भी तस्वीर जो हैं उस पेनाफ्लेक्स पर लगा कर वहाँ पे नुमायाँ की गई हैं। तो ये भी इस दफ़ा एक डिफरेंट जो है वो काम करने जा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा यहाँ पर आज काफ़ी हलचल रही, चहल पहल रही। सेनेटर फैसल जावेद यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी नारेबाजी करवाई। तो खूब यानी माहौल जो है वो इन्होंने गरमाया हुआ था। और अब ये जलसा जो है सुबह बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक अच्छा जलसा होगा और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। अब देखना ये है कि कल PTI की तरफ से इस पर ऐलान क्या किया जाता है, क्या कोई लाहेअमल दिया जाएगा, क्योंकि वैसे तो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी 90 डेज़ की डेडलाइन दी थी उसमें भी सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए। 10 अक्टूबर को गालिबन वो भी पूरी हो रही है। तो अब उनके पास क्या कोई नई डेडलाइन है देने के लिए, क्या कोई नया उनके पास लाहेअमल है, कोई अगले जलसे की तारीख है, क्या है। अलीमा खान साहिबा तो कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने जो भी जलसे के हवाले से पैगाम है वो सलमान अकरम राजा साहब को दे दिया है। उनकी कल एक मुख्तसर सी मुलाकात हो पाई थी, तो जिसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे के हवाले से स्पेसिफिक मैसेज जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को कन्वे किया है। तो देखते हैं अब इसके ऊपर क्या सरप्राइज़ लेकर आती है। लेकिन अगर ये एक बहुत बड़ा जलसा हुआ तो PTI इसमें 2-3 चीज़ें तो हासिल कर सकेगी। पहली बात तो ये है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ होगी कि जी यहाँ के लोग जो है वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहते। दूसरा, इसका अगर ये बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं तो इससे ये भी एक इम्पैक्ट होगा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जनाब अभी लोगों की आपने कोई कमर तोड़ दी है, कोई एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि बहुत अरसे से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहरहाल, तो उसको ये दोबारा से एक रिवाइव करेगी चीज़ कि हाँ देखिए अभी भी लोग इनके साथ जुड़े भी हुए हैं और निकल भी रहे हैं खान की कॉल के ऊपर। तो ये इस्टेब्लिश करने में इन्हें मदद मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये भी एक है कि आगे अगर इमरान खान साहब का फ़र्दर कोई एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से बहुत एग्रेसिव प्लान होता है, क्योंकि अगर ये आगे असम्बलियाँ छोड़ते हैं, मज़ीद जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उस सूरत में ये जलसा, इसकी मोबिलाइजेशन जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसलिए इमरान खान साहब की ख़ास हिदायत हैं कि ये एक बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए और सेफ़ जगह पर रखा गया है। ज़ाहिर है पेशावर में कोई रोक टोक तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अपनी इनकी हुकूमत है, तो यहाँ पे एक बड़ा मजमा इकट्ठा कर लेना कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए इस हुकूमत के होते हुए। तो देखते हैं कि PTI अब इसमें कितनी कामयाब रहती है और फिर जलसे के बाद ही हम फर्दर इस पर कॉमेंट करेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट आया है। अच्छा जी, अब इससे आगे थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो आज ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुई है। तो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के साथ तो आज बहुत बुरी हुई है। अगर कहा जाए कि बखिए धेड़े गए उनके और बुरी तरह एक्सपोज किया गया उन्हें तो गलत ना होगा। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब दौरा अमरीका पर हैं और वहाँ पर मेहदी हसन जो कि एक बहुत आलमी मायनाज जाने माने सहाफ़ी हैं, उनके हत्थे चढ़ गए। पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब को किस दुश्मन ने ये मशवरा दिया था कि आप उनके सामने जाके बैठ जाएं और बिल्कुल जो है वो एक लाइव इंटरव्यू इस तरह का दे दें। लाइव तो शायद नहीं था, लेकिन बहरहाल जिस तरह जो इंटरव्यू में हालात हुए हुए थे ख्वाजा आसिफ के, वो बहुत ही काबिल रहम हालात थे। असल बात ये है कि आम तौर पर इन लोगों को आदत है कि ये बैठते हैं कंट्रोल्ड किस्म के मीडिया के अंदर, जहाँ पर सबको पता है कि जनाब हमने कितना हाथ हौला रख के बात करनी है, अपने आप को भी बचाना है, अपने चैनल को भी बचाना है, प्रेशर ना आ जाए। वैसे याद है सहाफ़ी तो आपने ऑफ एयर करके मुखालिफ सारी आवाज़ें तो बिठा दी हुई घरों में, तो अब तो आपके बस प्यार मोहब्बत वाले जो सहाफ़ी हैं वही समझ लें कि रह गए हैं, 2-4 के अलावा जो कि स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं। तो इनको शायद यही लगता है कि भाई सब कुछ इसी तरह दुनिया में अच्छा हो गया, अब हम कहीं भी चले जाएं तो यही सूरत हाल है। तो ऐसा है नहीं। तो आज मेहदी हसन साहब के साथ इंटरव्यू में वापस जिसको कहा जाना है कि ज़रा हकीकत में लेके आए हैं मेहदी हसन ख्वाजा आसिफ को, हर सवाल के जवाब में जो उन्होंने बोंगियाँ मारी हैं और जिस तरह शर्मसार हुए हैं वो होना चाहिए था।
जो उनके पास जवाब नहीं था और जिस तरह वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, वो देखने लायक थी चीज़ कि किस बुरी तरह से आपका डिफेंस मिनिस्टर एक्सपोज हो रहा है और उसके पास इंटरनेशनली अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिफेंड करने के लिए उनके पास कोई अल्फाज ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जब इंटरव्यू प्लान था तो इनका शायद ये ख्याल होगा कि मेहदी हसन जो हालिया पाक भारत मामलात हैं और ये वो ट्रम्प के साथ जो दौरा है उस चीज़ के ऊपर शायद गुफ्तगू करे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि मेहदी हसन जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो इस वक्त की जो सिचुएशंस हैं उसके ऊपर इतना डीप नॉलेज भी रखते हैं और इतना ज़बरदस्त ग्रिल भी करेंगे। और यही हुआ, खूब रोस्टिंग हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की, और ख़ास तौर पर 2-3 सवाल उनके बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुए हैं जिनके जवाब ख्वाजा आसिफ से बन नहीं पाए। मसलन जब उनसे ये कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो किस तरह से हो रहा है, व्हाट्सएप पे ना आवाज़ आती है ना कुछ तस्वीर आती है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ट्रायल हो रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं। तो उसका जवाब देने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने उल्टा बोंगी मारते हुए कहा कि जी क्या बात कर रहे हैं आप। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि इमरान खान तो जेल से बैठ के ट्विटर चला रहे हैं अपना। तो उस पर उन्होंने फ़ौरन रोका और कहा कि जी पहले तो आप कह रहे थे कि इंडिया हैंडल कर रहा है इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, अब आप कह रहे हैं कि जेल से वो खुद चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ देख लें फिर कौन सी बात सच है। कहते भाई आप बताएं कौन सी बात सच है, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, कभी आप एक बात कर रहे हैं कभी दूसरी बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब नहीं समझ आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दें, और फिर आए माइशाएँ। फिर इसी तरह एक और सवाल पे उन्होंने कहा कि जी आपने उनको इलीगली जेल में रखा हुआ है, साफ पता चल रहा है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उन्होंने बड़े हवाले दिए कि जनाब UN वर्किंग कमेटी का इजलास जो है उसकी रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अदरवाइज़ और भी बहुत से जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनको भी पता है कि आप लोग किस तरह से उन्हें कानून का और अदालतों का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल में रखा हुआ है आपने। तो ये सब क्या है। तो इसके जवाब में आगे से वो कह रहे हैं कि जी मैं भी 6 महीने जो था वो जेल में रहा बगैर किसी चार्ज के। अच्छा वैसे ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जो ये PMLN के लोग बहुत ज़्यादा रोना रोते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ था, हम तो बड़े जेलों में रहे थे, हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया। तो वैसे तो मैं दिल से मानती हूँ कि किसी को एक दिन भी जेल में नहीं होना चाहिए अगर उसने कुछ नहीं किया, तो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। अगर किसी ने एक दिन भी जेल गलत काटी है तो गलत है। लेकिन जो ये बढ़ा चढ़ा के उसको जस्टिफाई करते हैं कि जी इमरान खान और उनके जो लीडर्स के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्योंकि जी इन्होंने भी अपने दौर में हमारे साथ यही किया था। तो जनाब यही आपके साथ तो बहरहाल कहीं पे भी नहीं हुआ था, क्योंकि इनमें से जितने भी लोग थे वो 4-5 महीने के बाद जो है वो बेल्स लेके बाहर निकल आए थे। कोई इनमें से 2-3 साल जो है इस तरह नहीं बैठा रहा जेल के अंदर, और ना उनकी इतनी सख्त जेल हुआ करती थी। तो एक तो ये बात रिकॉर्ड पे, खुद ख्वाजा आसिफ साहब जिस 6 माह की जेल की बात कर रहे हैं उसका बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। 29 दिसंबर को ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद अगले यानी जो अगला साल शुरू हुआ 16 फरवरी को इनको म्यो अस्पताल ले जाया गया कि जी इनकी कोई आई ट्रीटमेंट होना है। उसके बाद दोबारा ये 11 मार्च को जिन्ना अस्पताल में एडमिट हुए और फिर 24 जून तक ये एडमिट ही रहे। 11 मार्च से 24 जून तक ये एडमिट रहे और इस 3-4 महीनों के बाद इनकी उस वक्त फिर जमानत हो गई और फिर सीधे ये अस्पताल से ही रिहा कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये इनकी जेल थी जिसमें से 4 महीने ये अस्पताल में पड़े रहे और मोहतरम फरमा रहे हैं कि जी मैं 6 महीने जेल में पड़ा रहा और ये हो गया वो हो गया। तो ये इनकी जेल का हाल, और ये हर एक की दूसरी की कहानी है। मरीम नवाज साहब अभी बहुत अपना वो दिखाती हैं कि जी मैं बड़ी मौत की चक्की में रही तो ये हो गया तो वो हो गया। इनका भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ज़रूर इनकी चंद हफ्तों की जेल होगी, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर टाइम ये बेल पे रहीं। अपने वालिद की तीमारदारी के लिए बेल मिली हुई थी। देखिए आपको कभी नज़र आता है इस तरह की चीज़ कि जी तीमारदारी के लिए भी किसी को बेल मिली होती है, लेकिन मिली हुई थी। नवाज शरीफ साहब की भी यही कहानी है, मोस्ट ऑफ द टाइम अस्पताल में रहे हैं और उसके बाद चले गए। मेरे ख्याल टोटल 9 महीने की उनकी जेल थी या कुछ इस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते जैसे बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन हकीकत जो थी वो इसके बरक्स थी कि इन्होंने किसी ने भी 2 साल की जेल नहीं काटी। और बाकी ठीक है जो भी केसेस गलत बने वो नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, ये फिर मेहदी हसन ने भी कहा कि इसका मतलब है आप भी फिर जानबूझ के बदले ले रहे हैं। तो उनका नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि टिट फॉर टैट है। फिर आगे जवाब नहीं आया। इसी तरह जो आर्मी चीफ से मुतालिक सवाल था तो उसने कहा कि भाई आप लोगों के यहाँ तो आप लोगों में से कौन बॉस होता है, भाई आप क्या अपने जो आर्मी चीफ है उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। उनको जवाब ही नहीं आगे सारा। फिर उसने लताड़ा ठीक से, उसने कहा भाई हमारे यहाँ तो एक जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ को फारिग कर सकता है, क्या आप कर सकते हैं? अब आगे से इस बात का जवाब दे भी नहीं सकते बेचारे, जवाब करना तो दूर की बात है, जवाब भी नहीं दे सकते क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में वजीर दिफा तो क्या वजीर आजम नहीं किसी आर्मी चीफ को फारिग कर सके। तो
कर नहीं सकते वरना तो वो उससे पहले खुद फारिग हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपने निज़ाम की हालत बना दी है कि आपका वज़ीर दिफ़ा जो है वो इतना हेल्पलेस लग रहा है किसी इंटरनेशनल सहाफ़ी के आगे कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो इन बातों का क्या जवाब दे, क्या मुंह से बोले कि हाँ भाई वाकई हम तो बिल्कुल पपेट्स हैं और हमारे पास कोई पावर नहीं है। और वो फिर कह रहे नहीं, वो देखिए हमारे मुल्क में एक आपको पता है कि अपना निज़ाम है, हाइब्रिड सिस्टम है, ये वो, और वो फिर खूब उनकी जो है उसके ऊपर क्लास हो रही है और वो कह रहा है कि भाई हमारे मुल्क में तो डेमोक्रेसी है और पावर्स जो हैं वो सिविलियंस के पास हैं। ठीक है, डीप स्टेट होती है लेकिन रूल तो वो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सही से आईना दिखा रहा था। फिर इसी तरह उन्होंने सारी बात की कि जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन छीना, इमरान खान से निशान छीना, उनको कैंपेन नहीं करने दी, मीडिया ब्लैकआउट है, हर चीज़ के ऊपर बात की और किसी चीज़ का जवाब नहीं। वो उर्दू में अगर ख्वाजा आसिफ साहब जवाब दे रहे होते तो यकीनन नहीं कह रहे होते जो है जो है जो है, लेकिन अब इंग्लिश में थे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो कभी यू नो, बस, जस्ट, और यही बातें थी उनके पास, कोई जवाब नहीं था। और ये होता है जब आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। एक तो वैसे ही आप इस अहल नहीं होते कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, और दूसरा जब आप इस तरह यानी यहाँ पे गलत कारियाँ कर रहे होते हैं, स्याहकारियों के नतीजे में आप वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, तो फिर आप क्या जाके अपने अमाल का जवाब देंगे कि हाँ हमने वहाँ मुल्क में बड़ी डेमोक्रेसी फैली हुई है जी, बड़ा ज़बरदस्त हमारी अपोजिशन के साथ मामला चलते हैं, हमने मीडिया को बड़ी आज़ादी दी हुई है, जुडिशरी बड़ी इंडिपेंडेंट है। तो क्या जवाब देंगे आप? झूठ कितना बोल सकते हैं आप? झूठ की भी एक लिमिट ही होती है ना। और फिर ये समझते हैं कि यहाँ पे आप डरा के लोगों को चुप करवा लेते हैं तो क्या सारी दुनिया आपके झूठ में उसी तरह आ जाएगी कि हाँ जी पाकिस्तान में सब बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सुबह से जो भंगड़े डाल रहे थे कि जी ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हो गई, दौरा कामयाब हो गया, वो ख्वाजा आसिफ साहब की इस इंटरव्यू ने सारा पानी फेर दिया, उनका जायका ही ख़राब कर दिया। और खूब सारा दिन जो है वो उनकी क्लास हुई है। मेरा ख्याल है कि उसूलन तो इस इंटरव्यू के बाद उनसे वैसे ही इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए कि हर जगह वज़ीर दिफ़ा जो है वो जाके किस अंदाज से पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करते हैं और मजाक ही बन जाता है कि ये किस तरह का वज़ीर दिफ़ा है। तो बहरहाल ये जो थी कहानी थी सारी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू की। थोड़ी बात कर लेते हैं जी कश्मीर की, जहाँ पर जो पीपल्स एमन कमेटी है उनकी तरफ से जो मुतालबात है उसके हक़ में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है 29 को, और उसके लिए अभी से ही तैयारियां वगैरह हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है रेंजर्स के साथ, और बताया ये जा रहा है कि जी रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। अब कश्मीर के जो मामलात हैं उसको बड़ा सेंसिटिवली देखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ के जो लोग हैं वो रेजिस्टेंस जानते हैं, वो इस तरह हथियार नहीं डालते, और फिर वो अगर कोई तहरीक चलाते हैं तो वो फिर आपने पिछले दिनों में कई दफ़ा देखा है कि वो अपने मुतालबात मनवाने तक हटते नहीं हैं। सेंसिटिव एरिया है, उस पर दुनिया की भी नज़र होती है कि यहाँ पर कैसे मामला चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो फिर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि कश्मीर जो है वो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर मामलात को बड़ा टेक्निकली डील करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। वी जस्ट होप कि सैनिटी प्रिवेल और इनसे जो है वो थोड़ा सा बातचीत के ज़रिए मसले को हल करें। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कारनामा किया है। हर वक्त वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, मैं तो नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। हालांकि वही नवाज़ शरीफ है जिसने कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो स्कीम बना के सबके आगे हाथ फैलाए थे कि जी सारे पैसे दो और हम कर्ज़ उतारें। कर्ज़ फिर भी नहीं उतरा, लेकिन वो पैसे पता नहीं कहाँ गए। लेकिन बहरहाल जी वो पता नहीं कौन से दौर में ख़ुद को सोच रही हैं कि जी नवाज़ शरीफ की मैं बेटी हूँ, मैं तो पैसे नहीं मांगूंगी। लेकिन हकीकत क्या है कि पिछले 38 दिन में, ये जो नया माली साल शुरू हुआ उसके बाद से पिछले 38 दिन में 405 अरब रुपए का कर्जा जो है वो पंजाब हुकूमत ले चुकी है। और मैं आपको ये बड़ा सेफली बता सकती हूँ कि इनके जो ये आधे पैसे होंगे ना वो शायद इश्तेहारात की मद में ही गए होंगे, जो तशहीरी मुहिम चलती है। क्योंकि हर डब्बे पे जब आपने हर रोटी के ऊपर अपनी शक्ल चिपकानी है तो फिर पैसा तो चाहिए ना प्रिंटिंग के लिए और हर चीज़ के लिए। तो वो जो सैलाब आए, उन सैलाब में जो कैंप्स बने, उन कैंप्स के साथ जो थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की गई, उसमें जो इश्तहारी मुहिम चली, फिर जो उसमें प्रोटोकॉल्स में रोज़ का आना जाना, शूटिंग होती रही, वो जो सारी चीज़ें थी वो ठीक ठाक इन्होंने पैसे भी लगाए हैं। और फिर जो कुल मिला के ये अब वैसे अपने आप को बहुत बता रही होती जी हमने इतने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, लेकिन देखा जाए तो कर्ज़ की मैं है, जितनी मर्जी आप पी लें। तो फिर आप ये कहें कि जनाब हमने तो बड़ा काम किया है, तो भी कर्ज़ ले लेके आप कर रहे हैं तो वो कर्ज़ किसने उतारना है? वो तो बोझ अल्टीमेटली आवाम पे ही आना है ना। तो अब 405 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ आप 38 दिन में ले चुके हैं। तो आप सोचिए कि जब ये साल मुकम्मल होगा तो फिर सूरत हाल कहाँ जाएगी। तो ये है जी नाम नहाद तरक्की के दावे। बाकी अभी तो मैं डिटेल में जा ही नहीं रही कि जो इन्होंने इकॉनमी
किसान की ख़राब की है, जो उसकी कमर तोड़ी है, और जो बाकी शोबों का इन्होंने हाल किया वो तो अल अमान अल हफीज़ वाली सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।